हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था चैप्टर 4। अकाउंटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं और वाउचर के हेल्प से फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए जो बुक्स होती हैं अकाउंट की, उनको जर्नल बोलते हैं या सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। तो अब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, मीन्स ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में बहुत सारे होते हैं, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिसीप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश। इस तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में। तो ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए मीन्स ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो वही चैप्टर आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम दो तरह के डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है ये हम जानते हैं आज। तो पहली बात तो ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट ये प्रूफ है कि आपने ट्रांजैक्शन किया। और तो प्रूफ चाहिए आपको अकाउंटिंग में। एक प्रिंसिपल था, हम लोग पढ़े थे, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स क्या कि आपने जो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है वो वेरीफाई होना चाहिए, वो सच है, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को सेल किया आपने पैसे से, या परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किया, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने गुड्स परचेज किया। तो उसके लिए आपके पास कैश मेमो होगा। ये है कैश मेमो का, ये बना हुआ है कैश मेमो। अगर पैसे से आपने गुड्स सेल किया या परचेज किया, तो अगर आपने सेल किया है, परचेज किया है पैसे से, तो इस तरह का आप जिससे भी परचेज करोगे, ये आपने जिस शॉप से, जिस फर्म से गुड्स परचेज किया उसका नाम है ये। तो आपका नाम यहाँ रहेगा, आप कस्टमर हो गए। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो गुड्स, तो फिर यहाँ पे आपकी फर्म का नाम रहेगा, यहाँ आप जिसको सेल करोगे उस कस्टमर का नाम रहेगा। तो ये प्रूफ रहेगा आपको रिटर्न। आप जिस फर्म से परचेज करते हो, मान लो आप हमने बालाजी इलेक्ट्रिक कंपनी से गुड्स परचेज किया, तो आपको ये मिलेगा, इसमें ये फिल करके मिलेगा। जैसे यहाँ पे कैश मेमो का सीरियल नंबर रहता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट को आपने परचेज किया वो डेट यहाँ पे रहेगा। आपने परचेज किया है तो आप कस्टमर हुए, तो आपका यहाँ नाम रहेगा। ये सप्लायर का नाम है जो सेल कर रहा है, सेलर का नाम यहाँ रहेगा, उसका नेम, एड्रेस वगैरह। और यहाँ बायर का मीन्स कस्टमर का नेम एंड एड्रेस रहता है। फिर ये बिल नया चीज़ नहीं है, आपने देखा भी होगा, आप जब मार्केट जाते हैं, आप गुड्स परचेज करते हैं, तो अगर आप बिल लेते हो शॉपकीपर से तो इस तरह का मिलता है। और आजकल तो कंप्यूटराइज भी आने लगा है, और जिनके पास जिस शॉपकीपर के पास कंप्यूटराइज नहीं होता, इस तरह से प्रिंट करवा के अपने पास रखते हैं और ये बाई हैंड यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। यहाँ सीरियल नंबर, आपने सामान क्या क्या लिया उसका डिटेल रहेगा, क्वांटिटी सामान की, उसका रेट क्या है, फिर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है।
फिर अमाउंट का यहाँ टोटल आ जाता है, और यहाँ जो शॉपकीपर है, सेलर है, उसका यहाँ पे सिग्नेचर होता है या उसका मैनेजर साइन करेगा, और यहाँ पे कस्टमर का साइन, आप परचेज कर रहे हो तो आपका साइन यहाँ पे वो करा लेता है, और इसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। आप परचेज कर रहे हो तो एक कॉपी शॉपकीपर के पास रहेगी, उसको भी तो प्रूफ चाहिए उसने सेल किया है। तो इस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन का जो ओरिजिन है, मीन्स आपको मालूम चलना कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ, तो जिस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि नहीं हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, मीन्स उसको रिटन प्रूफ कहते हैं ट्रांजैक्शन का, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इट कंटेन्स डेट एंड अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व्ड, जैसे यहाँ पे सेलर है, सेलर के नाम से ये प्रिंटेड है, और कस्टमर यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। तो 2 पार्टीज हैं, एक सेलर है एक बायर है, उनका नाम है। सेलर तो अपना ये पहले से प्रिंट करा के ऑलरेडी रखता है, फिर कस्टमर तो बहुत सारे आते हैं तो उनका नाम जो जो परचेज करेगा उसको लिख के, नाम लिख के फिलअप करके सारा डिटेल दे दिया जाता है। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिटन प्रूफ है, रिटन एविडेंस है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ, और क्या ट्रांजैक्शन हुआ उसका डिटेल उसमें रहता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैश मेमो है, ये कैश मेमो का बना भी हुआ है यहाँ पे, और इनवॉइस है, बिल है, रिसीट है। रिसीट मीन्स इसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं रसीद। जैसे आप स्कूल में अपनी फ़ीस जमा करते होगे तो आपको स्कूल से रसीद मिलती है, रिसीट मिलती है, उसमें आपका नाम लिखा रहता होगा, आपका एडमिशन नंबर लिखा रहता होगा, आपने किस मंथ का फ़ीस दिया वो लिखा रहता है। तो क्योंकि स्कूल भी अपना अकाउंटिंग करता है, स्कूल एनपीओ है, बिजनेस नहीं करता है स्कूल, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन तो होते ही होते हैं, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ता है। इस तरह से आपका बिजनेस है, आपको अपने कस्टमर से पैसे मिले, पहले आपने गुड्स सेल किया था कभी पास्ट में, उधार पे सेल किया था, तो आज उसका पैसा मिल रहा है, तो आप पैसा लोगे तो उसको रिसीट दोगे। रिसीट में भी आपका फर्म का नाम लिखा रहेगा, आपका एड्रेस लिखा रहेगा, किससे पैसा मिला उसका नाम आप वहाँ पे लिख दोगे। या आप किसी को पैसे देते हो, पहले आपने किसी से उधार पे गुड्स परचेज किया था, आज आप उसको पैसे दे रहे हो, तो आपको प्रूफ चाहिए, आपने पैसे तो दे दिए अपने क्रेडिटर को जिससे आपने गुड्स परचेज किया था, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पैसे दिया, तो रिसीट आप मांगोगे अपने सप्लायर से, भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको रिसीट, वो खुद ही देगा रिसीट, तो रसीद भी बोलते हैं इसको। प्रूफ हो गया कि हम आपने पैसा दिया, या आपने पैसा लिया तो आप रसीद छपवा के रखते हैं पहले से, आप उस पर नाम लिख के कस्टमर का दे दोगे कि भाई हाँ लीजिए रसीद, तो प्रूफ के तौर पर प्रूफ हुआ, सिंपली प्रूफ है सोर्स डॉक्यूमेंट। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप है, इसको बोलते हैं जमा पर्ची, पे इन स्लिप, पे माने पैसे देना, स्लिप पर्ची होती है। पे इन स्लिप आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये है पे इन स्लिप, ये बैंक है, हर बैंक का अपना अपना होता है, जैसे ये इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ पे लिखा भी रहता है कहीं पे इन स्लिप, देखिए यहाँ लिखा है ये जमा पर्ची, यहाँ लिखा है पे इन स्लिप। तो इसका क्या काम है, ये बैंक में जब आप पैसे जमा करने जाओगे, जैसे इलाहाबाद बैंक का है, आपका अकाउंट मान लेते हैं इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में है, तो आप इलाहाबाद बैंक में से जाओगे, बैंक में ये पर्ची वहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर्ची में आपको आप फिलअप करोगे, यहाँ पे क्या है, डेट है, अकाउंट नंबर है, आपने जो कैश जमा किया, यहाँ ब्रांच, अब ये बैंक तो हर कई जगह होता है, तो आपका अकाउंट इस ब्रांच में या जिस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हो ब्रांच का नाम, कैश
1000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, इसका डिटेल यहाँ पे लिख के आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, आप अपनी दुकान के नाम से अकाउंट खोले हैं या अपनी पर्सनल के नाम से, पर्सनल नाम से आपका अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे। अमाउंट यहाँ तो आएगा ही टोटल, यहाँ अमाउंट आप वर्ड्स में लिखेंगे। और पैन नंबर कभी कभी मांगता है, बड़ा अमाउंट होता है तो पैन नंबर लिखना पड़ता है। जैसे 50,000 से ऊपर है तो पैन एक नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये इनकम टैक्स से मिलता है तो उसका नंबर होता है। टेलीफोन या मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिलअप करोगे और सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिलअप करोगे, वही चीज़, डेट, किस डेट को जमा किया, आपका अकाउंट नंबर, आपका किस ब्रांच में अकाउंट है, आपका अकाउंट का नाम, या आप किसी और के अकाउंट में जमा कर रहे हो तो उसका नाम लिखोगे, जिसका आप कर रहे हो उसी का नाम, उसी का अकाउंट नंबर, और अमाउंट इन वर्ड्स भरोगे। कैश दिए हो तो कैश का डिटेल, जैसे नोट कितने हैं, अभी तो 1000 का नोट तो चलता नहीं है, ये पुराना है पर्ची। तो बाकी जो भी नोट है यहाँ पे डिटेल आप लिख दोगे। जैसे 2000 का 2 नोट है, 2000 × 2, इस तरह से आप इसमें डिटेल भर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ आप डिप साइन करेंगे। इस तरह से और भी है, दूसरे बैंक का भी आप देख सकते हैं। जैसे ये है आपका ये है यूनियन बैंक का है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेम चीज़ है। ये भी पे इन स्लिप है, ये भी पैसा जमा कर, चेक जमा करने के भी काम आता है। जैसे आपको अपने कस्टमर से चेक मिला तो आप इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है पे इन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप या पे इन स्लिप, तो वही डिटेल भरा जाएगा, डेट, ब्रांच का नाम, डेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम। जैसे आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो तो आपका नाम, या आपके दुकान के नाम से अकाउंट है तो दुकान का नाम, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रुपीज़ कितना, वर्ड्स में कितना जमा कर रहे हो, कैश में क्या क्या डिटेल है आपका। जैसे ये 2000 का नोट कितना संख्या है, 5 नोट है, 6 नोट है, 500 का क्या है, जो नहीं होगा वो खाली रहेगा, लिख देंगे, टोटल कर देंगे। अगर चेक डिपॉजिट कर रहे हैं आप, कस्टमर से चेक मिला है तो आप इसको डिपॉजिट करोगे, चेक का डिटेल यहाँ लिख देंगे। और यहाँ भी वही डिटेल, करीब करीब जो यहाँ इन्फॉर्मेशन भरी जाती है लगभग वही सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन ये है कि ब्रांच का नाम, डेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम और अमाउंट, ये फिलअप किया जाता है। इसी तरह है स्टेट बैंक का है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये है, ये थोड़ा यहाँ फट गया, निकल गया है, इसको यहाँ पे, इसको एक्चुअली निकालना ही पड़ता है, अभी बताएंगे। तो इसी तरह सेम चीज़ ये भी है, ये भी पे इन स्लिप है, बस ये बैंक अलग अलग है, बस ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो वही चीज़ यहाँ भी फिलअप किया जाता है, डेट हो गया, ब्रांच कहाँ है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल आईडी, कभी कभी एड्रेस, तो वर्ड्स में अमाउंट, यहाँ पे डिटेल रुपीज़ का, चेक है तो चेक का डिटेल, और यहाँ भी वही डेट, ब्रांच, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, मोबाइल नंबर, अमाउंट, वर्ड्स में चेक है तो चेक का डिटेल। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग चीज़ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वही रहेंगी, डेट, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम, अमाउंट क्या है, कैश है, चेक है, डिटेल सब भरा जाता है दोनों तरफ। आप खुद भरोगे, जो जमा करने जाएगा वो इसको फिलअप करेगा। और ये कैश इसी के साथ, इस पर्ची के साथ कैश देना पड़ेगा बैंक में, अदरवाइज़ कैसे पता बैंक वाले को कि अकाउंट, पैसा किसके अकाउंट में जमा करना है। तो ये देना पड़ता है, आपको फिलअप करके दोगे। या चेक जमा कर रहे हो तो चेक इसी के साथ, इस पर्ची के साथ दे दोगे। तो बैंक क्या करता है कि ये निकाल के ये अपने पास रख लेता है अपने रिकॉर्ड के लिए, और ये इसमें अपना सील लगाएगा, मुहर लगाएगा, और बैंक का जो कैशियर होगा जिसके पास जमा कर रहे हो, साइन करके आपको ये दे देगा। आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने बैंक में पैसा जमा किया। डिटेल तो पहले से फिलअप करके दोगे आप बैंक वाले को,
अकाउंट नंबर, डेट, अमाउंट वगैरह जो भी है चीज़ें, तो बैंक वाला क्या करेगा, यहाँ से ये फाड़ के ये अभी अपने पास रखेगा या आपको दे देगा मोहर साइन करके, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपने बैंक में पैसे जमा किया। इसी तरह हर बैंक का, जैसे यूनियन बैंक का भी दिखाए थे, तो वो भी सेम चीज़ है, बस अलग अलग बैंक है तो अलग अलग नाम है, थोड़ा सा फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज होता है बस, बाकी इन्फॉर्मेशन सब में वही फिलअप। तो यहाँ ये फाड़ने के लिए बना हुआ ये पिन पॉइंट है, तो बैंक की इधर वाला हिस्सा काट के अपने पास रख लेगा, ये आपको सील और साइन करके दे देगा आपको। तो ये पे इन स्लिप हुआ। इस तरह से चेक होता है, चेक आपको दिखा देते हैं। चेक होता है पेमेंट करने के काम आता है। चेक जैसे आपको किसी को कैश नहीं देना चाहते हो, कैश के बदले आप उसको चेक से पेमेंट करना चाहते हो, तो ये आपकी चेक बुक है। इस तरह से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, ये चेक बुक है। तो यहाँ पे किस नाम से अकाउंट है वो नाम लिखा रहेगा, एड्रेस, कस्टमर का नाम रहेगा, और ये इस तरह से ये बुक के फॉर्म में आता है। और इस तरह से है, यहाँ से चेक यहाँ पे डिटेल रहता है। आप किसी को चेक दे रहे हो तो उसका आप चेक तो दे दोगे, मान लेते हैं आपने किसी से गुड्स परचेज किया था, उसको आप चेक दे रहे हो, या अपने स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, आप जिसको पैसा दोगे उस चेक तो आप दे दोगे, चला जाएगा। जैसे आपने जिससे गुड्स परचेज किया था उसको चेक दे दोगे, तो आपको याद कैसे रहेगा आपने किसको चेक दिया। तो यहाँ पे ये चेक नहीं है, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड स्लिप, चेक नंबर, डेट, आपने किसको पेमेंट किया, किसको चेक दिया, अमाउंट कितना था, ये सब आपको फिलअप करना पड़ता है। ये चेक नहीं है, ये रिकॉर्ड है सिर्फ चेक का, ये सब रिकॉर्ड है, आपने जिसको चेक दिया है, यह सब रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरह बुक में रहता है। ये चेक है। ये जैसे आपको यहाँ लिखा है पे, मतलब आप किसको पैसा देना चाहते हो उसका नाम यहाँ लिख दो। यहाँ डेट, ये चेक 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है, देखिए यहाँ लिखा है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। आप जिस डेट को चेक दोगे उसके 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा। फिर यहाँ पे आप किसको पैसा देना चाहते हो उसका नाम लिख दो, अमाउंट कितना है, पैसे कितना है, ये वर्ड्स में आप यहाँ फिलअप कर दोगे, यहाँ फिगर्स में आप लिख दोगे, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ आपका नाम रहेगा, प्रिंटेड करके आप लेते हो। बैंक से अप्लाई करने पर ये बुक मिल जाती है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप अप्लीकेशन दोगे कि हमको चेक बुक चाहिए, तो ये चेक बुक आपको मिल जाती है। फिर आप जिसको पेमेंट करना चाहो करो। ये बुक के फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये अलग अलग पेज है। आप एक पेज इसे फाड़ के यहाँ से कटिंग होती है, यहाँ से आप काट के चेक दे दोगे उसको, और रिकॉर्ड अपने यहाँ रख लोगे। इसी तरह फिर आपको किसी को पेमेंट करना हुआ तो ये है, तो इसको आप यहाँ से निकाल के फाड़ के आप दे देंगे, पेमेंट करने के काम आता है। आपको भी मिल सकता है चेक अपने कस्टमर से, तो अपने बैंक का देगा। तो ये चेक है। और एक और दूसरे बैंक का भी हम चेक दिखा देते हैं आपको। जैसे ये इलाहाबाद बैंक, ये भी चेक बुक है, मल्टी सिटी चेक। ये चेक जो आता है बुक के फॉर्म आता है, 10 चेक है, 20 चेक, 25 चेक है, 50 चेक है, इस तरह का आता है। ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे इलाहाबाद बैंक का नाम छपा रहता है, बैंक का डिटेल, और वही चीज़ है, डेट है, आप किसको पैसा देना चाहते हो, कितना अमाउंट है वर्ड्स में लिख दो, यहाँ फिगर्स में लिख दो, अकाउंट नंबर किसी में से प्रिंटेड, पिछला जो दिखाए थे उसमें प्रिंटेड था, यहाँ आप अपने हाथ से अकाउंट नंबर लिख दो अपना, यहाँ आप साइन कर दो। इस तरह का ये इलाहाबाद बैंक का चेक हो गया। इस तरह एक एक पेज रहता है, निकाल के दे देते हैं जिसको पेमेंट करना होता है। और आपको दिखा देते हैं और भी बैंक का है, ये है पंजाब एंड सिंध बैंक की चेक बुक है ये वही उसी तरह है, यहाँ पे बैंक का नाम प्रिंटेड होता है। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से आपको ये मिलता है, अब जिसको पेमेंट करना हो पेमेंट करो। तो ये चेक बुक हो गया, पेमेंट करने के काम आता है किसी को। चेक से पेमेंट करने से क्या रहता है, उसका रिकॉर्ड अगर आपके पास से मिस भी हो गया तो बैंक में रहता है। ये चेक आप कस्टमर को दोगे, कस्टमर आपके बैंक में जमा करेगा, तो बैंक वाला इसको संभाल के रखेगा। तो आपके यहाँ से रिकॉर्ड मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप बैंक से जाके उसका ले सकते हो, उसका
फ़ोटोकॉपी ले सकते हो प्रूफ दिखाने के लिए। अपने पास रखना चाहिए, हम क्यों नहीं रखेंगे, लेकिन बाय द वे कभी मिस हो गया तो आपको बैंक से मिल जाता है। इसके बाद और भी क्या है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इनवॉइस है, बिल है। जैसे एक कैश मेमो है, गुड्स को सेल करने के लिए यूज होता है। जैसे आप सेल करोगे तो आपकी फर्म का नाम है, आप परचेज करोगे तो जिससे ख़रीदोगे उसका नाम यहाँ रहेगा, आपका नाम यहाँ आ जाएगा। तो बिल भी इसी तरह का होता है, इनवॉइस भी इसी तरह का होता है। बस डिफरेंस ये है कि कैश से सेल परचेज हो रहा है तो कैश मेमो यहाँ लिखा रहेगा, ऑन क्रेडिट हो रहा है मीन्स उधार पे हो रहा है, मीन्स क्या सामान अभी सेल कर दिए, पैसे बाद में मिलेंगे, या परचेज कर लिए, पैसे बाद में देंगे, तो उसको यहाँ पे कैश मेमो की जगह यहाँ इनवॉइस लिखा रहेगा या बिल लिखा रहेगा। बाकी सब कुछ यही रहेगा फॉर्मेट। ये जिस फर्म का है अपना अपना हर फर्म, जितने भी फर्म वाले अपना अलग से प्रिंट करा के रखते हैं या कंप्यूटराइज दे देते हैं, तो यहाँ पे नाम रहता है। इसके बाद है डेबिट नोट है। डेबिट नोट क्या होता है कि जब आपने जो सामान परचेज किया था अभी वापस कर दिया, जिससे परचेज किया था उसको सामान वापस कर दिया, तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम सामान इतना आपको वापस कर रहे हैं किसी रीजन से, तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनता है डेबिट नोट। या आपके पास सामान वापस आया अपने कस्टमर से, तो सामान वापस आ जाएगा, फिर आप उसको जो सामान आएगा उसकी और साथ में डिटेल भी आएगा, क्या क्या सामान आया है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब रहेगा। तो आप सामान मैच करा के हिसाब लगा के फिर आप कंफर्म करोगे अपने कस्टमर को कि हाँ भाई इतने का सामान आपका वापस आया, इसलिए आपको हम क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट इसका रूल पढ़ाए थे, फिर से पढ़ा देंगे अभी जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद वही चैप्टर है जनरल एंट्री। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब वीडियो अपलोड करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट, और नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे वाउचर के बारे में। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल, जिससे आप जब वीडियो अपलोड करें वाउचर का तो आपको पता चले। ये है सोर्स डॉक्यूमेंट। अल्टीमेटली सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या, सिंपली रिटेन प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कोई लेन देन आपने किया, गुड्स परचेज किया, सेल किया, पैसे दिया, पैसे लिया, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, रेंट दिया, बैंक से पैसा निकाला, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसी का एक रिटेन प्रूफ होता है, तो उसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के आप रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि वो माना नहीं जाएगा। वो बिना प्रूफ के, हम लोग पढ़े थे लेसन 1 में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो उसमें एक था रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कि मतलब क्या विश्वास है, मतलब कैसे कोई विश्वास कैसे करेगा कि आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने इन्फॉर्मेशन किसी को दिया तो आप पे वो बिलीव क्यों करेगा। तो बिलीव कराने के लिए आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हमने बताया, ये सब कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इतना ही नहीं, ये प्रूफ आप जब इनकम टैक्स में आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, मीन्स हिसाब देते हैं कि हमने इतना अर्निंग की, उसका गुड्स परचेज, तो हिसाब देना पड़ता है कि आपने प्रॉफिट आपका, मान लो आपने दिखा दिया कि हमने एक साल में हमने 4 लाख रुपया कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो 4 लाख आप कमा तो लिए, लेकिन इनकम टैक्स वाले कैसे मान लेंगे, आपकी बात पे क्यों विश्वास करेंगे कि आपने 4 लाख ही कमाया। हो सकता है आप टैक्स बचाने के लिए कम बता रहे हो, तो इनकम टैक्स वाले भी आपसे मांग सकते हैं आपका रिकॉर्ड, सारा डिटेल, आपने सेल कितने का किया था, परचेज कितने का किया था, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, फिर उसका प्रूफ, ये सब जो सोर्स डॉक्यूमेंट वो भी मांगा जा सकता है आपसे। कोर्ट में भी ये काम करेगा। जिससे कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो कोर्ट में ये प्रूफ के तौर पे ये आपका काम करेगा, तो ये लीगल वैलिडिटी हो जाती है, तो आपका अकाउंट एकदम पक्का हो जाता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत काम का है। इसी सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर भी इस तरह से डॉक्यूमेंट होता है जो हम खुद बनाते हैं, अपना छपो प्रिंट करा के रखते हैं वाउचर, उसमें डिटेल फिलअप करते हैं। वो एक तरह से वो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करता है, मीन्स वो अप्रूवल कि हाँ आपने ट्रांजैक्शन जो किया तो किसके अप्रूवल से किया, आपकी कंपनी का, आपके फर्म का जो मैनेजर है या जो ओनर है उसका सैंक्शन होना, उसका अप्रूवल होना चाहिए ट्रांजैक्शन का।
तो ये भी ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, उसको इसके बारे में हम कल बताएंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से ही वाउचर्स बनते हैं, और फिर वाउचर के हेल्प से फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, रिकॉर्डिंग करते हैं हम। तो अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर एक न्यूमेरिकल था, लेकिन वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं था, वो तो सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए था, प्रिपरेशन के लिए, इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर पढ़ने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग सीखेंगे। तो ये चूँकि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो स्टेप वाइज चलता है। पढ़े भी थे हम लोग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक भी स्टेप आपका मिस होगा या कमी आपको थोड़ा कम आ रहा है, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो आज बस इतना ही, बाकी कल हम लोग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।